जोहार, नमस्कार। बीच बहस में आज हम बात करेंगे जो बीत गया उस वर्ष का, जो आने वाला वर्ष है उसका। बीते वर्ष का क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या इफ़ेक्ट हुआ। हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, जो टूट गया फिर कहाँ मिले, देखो अंबर कब शोक मनाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कविता कविता होती है और ज़िंदगी ज़िंदगी होती है। परिस्थितियाँ बदली। 2 साल कोरोना के बाद देश बाहर निकला, राज्य भी बाहर निकला, पूरी दुनिया बाहर निकली। और दुनिया में उस कोरोना से सीख लेने वाले शासक नहीं दिखे, जिन लोगों ने कोरोना से सीख ली हो। पहले की तरह फिर बंदूक लेकर, तोप लेकर के शांति की तलाश में घूम रहे हैं, और शांति है कि मिल नहीं रही है। बंदूक से और तोप से शांति तो मिलेगी नहीं, और बगैर शांति के मानवीय विकास तो नहीं हो सकता है। ये अंतर आया है पिछली सदी और इस सदी में, कि हमारा सोचने का, पूछने का और समझने का तरीका बदल गया है। सवाल उठते नहीं कि ऐसा क्यों। सारी पढ़ाई लिखाई का मतलब सिर्फ यह है कि आपके मन में यह सवाल आए, ऐसा क्यों होता है। अगर ऐसा क्यों होता है नहीं जानेंगे आप, तो क्या करेंगे। ये जो सब्जेक्ट है बीच बहस में, जिस पर हम बात कर रहे हैं, बीती ताही बिसार दे आगे के सुध ले। बीती को सचमुच बिसार सकते हैं क्या? क्योंकि हमारे वर्तमान की नींव उसी इतिहास पर खड़ी होगी। उस नींव को कितना मजबूत होना है, यह हमारे इतिहास से संबंध रखता है। पूरी दुनिया में एक छत्र राज करने का एक परंपरा चल पड़ी है कि हम एक छत्र राज करेंगे। कोई दूसरे की सुन नहीं रहा है, सिर्फ अपनी कह रहे हैं, उनकी भी कोई नहीं सुन रहा है। इसलिए कि जो कह रहे हैं, जो गांधी ने कहा, गांधी ने शांति की बात की, विनोबा ने शांति की बात की, जेपी ने बात की, उस शांति की तलाश के लिए पहले अपने पीड़ा सहनी पड़ेगी, और तब शांति को तलाशना होगा, शांति मिल जाएगी। चंपारण में जब गांधी कहते हैं कि मैं तब तक कपड़ा नहीं पहनूंगा जब तक कि पूरे हिंदुस्तानियों के शरीर पर कपड़ा नहीं आता है, वो इसलिए कि चंपारण में जिस महिला को बुलाया गया, वो महिला 2 घंटे विलंब से इसलिए आई, उसकी पतोहू घास काटने गई थी कपड़ा पहन करके। वो आई तो उसका कपड़ा ले करके वो पहन करके फिर आई नीलहों का अत्याचार दिखाने के लिए। फील करना, जब फील करेंगे तो क्यों आएगा, क्यों आएगा, सवाल करेंगे तो सवालों का जवाब मिलेगा। हमारी पढ़ाई लिखाई से पढ़ाई लिखाई गायब है। डिग्रियां हैं, रटंत है, और नौकरियां हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां हैं। 1-1 करोड़, 1.5 करोड़, 5-5 करोड़ के पैकेज हैं। पूरी दुनिया में बहुत कुछ घटा। इस घटने से क्या हुआ? कोरोना में भिन्न भिन्न भांति की तितलियां उड़ रही थीं, विभिन्न प्रजाति की। किसी का दम नहीं घुट रहा था, कम से कम सांस के मामले में घट रहा था कोरोना के चपेट के चलते। हमने नहीं सीखा, और आज भी हम पेड़ को, पहाड़ को, पर्वत को बचाने के बजाय हम उस पर काबिज होना चाहते हैं। आइए हम बात करते हैं एक्सपर्ट्स के साथ। आज बीते की चिंता लेकर के आगे के सुध लेने के लिए हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, उसमें झारखंड और देश के पायनियर इंस्टीट्यूट के XISS के बच्चे हैं, छात्र हैं, उनके प्राध्यापक हैं। हमारे साथ हैं राजश्री वर्मा, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं अनंत कुमार, आपका भी स्वागत है। ये दोनों XISS से हैं, दोनों रूरल मैनेजमेंट और डेवलपमेंट पढ़ाते हैं। हमारे साथ है रश्मि वर्मा, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हैं, मास कम्युनिकेशन से, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजू मिंज, आपका भी स्वागत है, डोरंडा कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी। आप सबका स्वागत, सबको जोहार, नमस्कार। मंजू जी से शुरू करें कि रश्मि जी से शुरू करें? चलिए रश्मि आप बिखेरिए, आप ही रश्मि बिखेरिए, बताइए बीते साल से आप देश दुनिया को देखते हुए अगर झारखंड के बारे में आपकी राय हो कि आप झारखंड का भविष्य इस मामले में क्या देख रही हैं?
आप चाहें तो चर्चा भी कर सकती हैं कि बीते साल जो घटनाएं घटी पूरी देश दुनिया में, उसका क्या इफेक्ट हुआ झारखंड पर, हमारे पर, आप पर। जी, तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो झारखंड ने बहुत कुछ सीखा है। पिछले साल सीखा है। G20 की प्रेसिडेंसी में हमने देखा कि रांची में भी मीटिंग हुई थी और पूरा रांची हमारा सज धज गया था, स्वच्छता दिखी थी हमें, बहुत सारे एरियाज पर काम हुआ था बहुत अच्छे तरीके से। तो गवर्नेंस के तौर पर अगर देखें तो गवर्नेंस के एरिया में रांची ने सीखा। इसके अलावा हमने देखा कि वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप हुई, रांची में आयोजित की गई और बहुत बेहतरीन तरीके से आयोजित की। हमने मेजबानी की और भारत ने वो चैंपियनशिप जीती भी। तो मुझे लगता है कि खेल के क्षेत्र में अगर हम देखें, क्योंकि हमारे यहाँ खेल नीति है, झारखंड ने खेल नीति लागू की है और खेलो झारखंड के तहत हमारे राज्य स्तरीय विद्यालयों में तरह तरह की प्रतियोगिता भी हुई है छात्रों के लिए। तो खेल के स्तर पर देखें तो बहुत प्रगति की है झारखंड ने और एक खेल डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं आई हैं अलग अलग तौर पर। तो मुझे लगता है गवर्नेंस और खेल डेस्टिनेशन के तौर पर झारखंड ने एक लीप लिया है, एक कहना चाहिए उछाल लिया है। तो बहुत अच्छी लर्निंग रही झारखंड के लिए पिछले साल। डॉक्टर राजश्री वर्मा। मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा अभी रश्मि मैडम ने बताया, G20 की इन्होंने बात की, इन्होंने हॉकी टूर्नामेंट की बात की। मैं इसमें जोड़ूंगी ये जो मिलेट को लेकर के ये साल हमारा गुजर रहा है, ये खास करके झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये काफ़ी बेहतर तरीके से आगे लेके जाने के लिए सहयोग दे सकता है। अगर हम टूर्नामेंट की बात करें तो लड़कियां आगे आ रही हैं, स्पोर्ट्स है, ये सब चीज़ें बिल्कुल सही है। G20 की बात करें तो रांची बहुत खूबसूरत हो गया था, मगर हम जब पूरे झारखंड को देख रहे होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है ये मिलेट को लेकर के जो हमारी सोच बन रही है, जिसमें हम रागी को लाते हैं और भी जिसे हम कभी मड़ुआ भी कह रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को देख करके अगर हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करें तो ये एक सोच अच्छी दिशा में हमें ले जा सकती है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बेहतर तरीके से हमारे यहाँ हो रही है। पढ़ाई के ऊपर भी काफ़ी सारे काम हो रहे हैं, मगर थोड़ा स्कूल्स को लेकर के हमें ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी कि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, वहाँ जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उनको लेकर के, क्योंकि अगर आप जैसे हम कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन और बेसिक एजुकेशन, वहाँ पे अगर हम तरीके से सब चीज़ों को नहीं देंगे तो फिर आगे निकल कर आने में चीज़ों को थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो मेरी ये सोच इसी रूप में आगे। प्रोफेसर अनंत कुमार। मैं किसी भी घटना को इस रूप में देखता हूँ कि आने वाले समय में उसके क्या प्रभाव होंगे। अगर पूरे एक साल को 2023 को देखें तो झारखंड के बड़ी खबरों में एक बड़ा मुद्दा जो है वो करप्शन का रहा है, जहाँ पे नेता से लेके ब्यूरोक्रेट्स तक सब लोग करप्शन में इन्वॉल्व रहे, ईडी के छापों हों या वो सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है कि हम या हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, और उसी से जुड़ी हुई चीज़ एक विकास की है कि क्या हम लोगों तक विकास पहुंचा पाए या नहीं पहुंचाए। आंकड़े जो कहते हैं वो दोनों ही बातें कहते हैं, कागजों पे तो विकास दिखता है, लेकिन अगर आप सही अर्थों में गांव देहात या रिमोट एरियाज़ में जाएं तो शायद अभी भी बहुत कुछ चीज़ वहाँ पे नहीं पहुँच पाई हैं। तो बाहरी रूप से ऐसा दिखता है कि ये साल बड़ा ही अच्छा रहा, लेकिन अगर आप देखें तो ये सब जो सामाजिक उथल पुथल रहा, जहाँ खासकर एक बाहरी और भीतरी को लेकर संघर्ष रहा या स्थानीयता का मुद्दा रहा, ये सारे पूरे साल आप देखें विधानसभा में झारखंड में, तो ये सब मुद्दे हैं जिनके एक दूरगामी परिणाम होंगे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस विषय में सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और उसके दूरगामी क्या परिणाम होंगे। डॉक्टर मंजू मिंज। रांची यूनिवर्सिटी की सीनियर टीचर होने के दरमियान हम देखें कोरोना के बाद जानमाल का जो नुकसान हुआ, सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों का मेरी नज़र से नुकसान हुआ। एकाएक ऑनलाइन का क्लास होना, एक हिंदी मीडियम बच्चों को, एक गांव के बच्चों को, हिंदी मीडियम के बच्चों को एकाएक ऑनलाइन का क्लास होना, जिसके पास महंगा फ़ोन था नहीं, वो क्लास कैसे किए,
उसके बाद ऑफलाइन क्लास हो जाना और लगातार एग्ज़ाम होना विद्यार्थियों के लिए एक दर्दनाक अनुभव रहा। हम लोग के अनुसार सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन गॉन हो गया, सिर्फ क्वांटिटी एजुकेशन आ गया। हम जब कॉपी जांचने लगे, एग्ज़ाम क्लास ख़त्म, 2-2 महीना में एग्ज़ाम होने लगा। बिना तैयारी का हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी डाला गया विद्यार्थियों पर। कुछ तैयारी था नहीं, योगा के टीचर थे नहीं, कंप्यूटर के टीचर थे नहीं, और भी जो इंग्लिश के मैथ के टीचर हैं नहीं, और कंपलसरी हो गया रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस में। ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही दर्दनीय स्थिति था। जब कॉपी करेक्शन का बात हुआ, टीचर थे नहीं, पास 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 पास, क्वालिटी ख़त्म। हमको सिर्फ पास करना था। ये स्टूडेंट के भविष्य के लिए अच्छा नहीं रहा, और ये झारखंड के भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं रहा, इसलिए कि इस तरह के बच्चे जाएंगे तो करेंगे जाएंगे कहाँ? आज भी रो रहे हैं हम लोग, आज भी रो रहे हैं, आज भी रो रहे हैं। आप लोग अच्छा है कि वहाँ के पढ़े हुए हैं, सब इंग्लिश मीडियम CBSE ICSE के हैं। अधिकतर रांची यूनिवर्सिटी में सब झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं। इंग्लिश और मैथ गॉन है स्कूल में, सरकारी संस्थान में, सरकारी स्कूल में, और वही बच्चे आ रहे हैं रांची यूनिवर्सिटी में। उनके लिए ये एजुकेशन ब्लैंक। हम आगे करें तो क्या करें? ये बहुत ही सोचनीय हालत रही, विशेषकर मेरे विद्यार्थियों को। मैं आप लोग के तरफ आऊं उसके पहले कुछ चीज़ें मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ दुख ही नहीं है, सुख भी है। मैं यह मानता हूं कि भ्रष्टाचार विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए कि दीमक की तरह पूरा पैसा यही चट कर जाएगा। तो विकास हमको दिखता तो है सड़कों का, विकास तो दिखता है चमचमाते भवनों का, विकास तो दिखता है शीश महल का, जहाँ देखिए वहीं शीश महल बन रहे हैं। तमाम सरकारी दफ्तर शीश महल बन रहे हैं, प्राइवेट दुकान मॉल सब शीश महल बन रहा है। लेकिन क्या इस बीच हमने उनको, जिनके पास रोटी नहीं थी, जिनके पास भात नहीं था, भात पहुँचाया क्या? हमने दान दिया 5 किलो फ्री, 30 किलो फ्री, लेकिन उससे उनके अंदर की जो क्षमता है उस क्षमता का विकास भी हुआ क्या, या हमने उनको पंगु कर दिया? यह भी एक सवाल है। सवाल यह है कि शिक्षा पद्धति में, जैसा कि आपने बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो तैयारी होनी चाहिए थी, अभी भी किसी की तैयारी माकूल नहीं है। ईमानदारी की स्थिति यही है, इसलिए कि हम लगातार इस तरह के लोगों से बहस कर रहे हैं। सब आते हैं कहते हैं कि हाँ हम तो पूरी तरह तैयार हैं। तैयार कैसे होंगे? तो ये डिग्रियां जो बट रही हैं, चूँकि हमारे पास युवा पीढ़ी है, डिग्रियां जो बट, उन डिग्रियों का होगा क्या? वो डिग्रियां तो 5 रुपये में भी नहीं बिकेंगी। जब कोई न्यूटन का थर्ड लॉ पूछेगा और आप कहिए कि न्यूटन कौन था, दिस इज माई एक्सपीरियंस, न्यूटन कौन था, फर्स्ट क्लास की डिग्री लेकर के आइएगा, BSc ऑनर्स की, तब कहाँ जाइएगा? और नहीं जाइए तो क्या करिएगा? अशांति में आइएगा। इसलिए कि सिर्फ उससे काम चलेगा नहीं। दूसरी बात कि सदन जो राज्य की सबसे बड़ी संस्था है, अगर वही चलेगा नहीं, आप नहीं चलने देंगे, बहस नहीं होगी, तो चीज़ें निकलेंगी कहाँ से? जो सत्ता में रहता है उसको जो विपक्ष में रहता है वो बोलने नहीं देता है। हम नहीं चलने देंगे, यही शुरू होता है कि हम चलने नहीं देंगे सदन, हमारी सुनो नहीं तो हम चलने नहीं देंगे। तो जिनको हमने चुन करके भेजा है 5 साल के लिए, हमने अपना हाथ काट के दे दिया, अपना पावर ऑफ अटर्नी उनको दे दिया कि हमारे बिहाफ में आप जाके जो मन करे सो करिए। और आज भी भारत गांव का देश है, और गांव के विकास के बगैर भारत के तमाम गलियों को आप चमचमाती सोने की सड़क में बदल दीजिए, विकास नहीं होगा। विकास के लिए फिर किसान के पास जाना पड़ेगा। विकास के लिए किसान मजदूरों का ख्याल करना, विकास के लिए जो युवा पीढ़ी है उनके भविष्य के बारे में बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा। इस तरह की पढ़ाई लिखाई हो जिसमें ज्ञान हो, डिग्री नहीं हो, ज्ञान हो, और जहाँ जाए वो दूसरे को पढ़ा सके, सवाल पूछ सके। ऐसा क्यों होता है? बच्चों की तरफ जाते हैं, एक राउंड और चल करके आप लोग सवाल तैयार करिए, हम आपकी तरफ जाएंगे, फिर एक राउंड चलते हैं। आपको सबसे महत्वपूर्ण पूरे देश दुनिया की घटना में, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, दुनिया में जिस ढंग से युद्ध छिड़ा हुआ है, हम लोग उससे वाकिफ होते हुए ना वाकिफ हैं।
टीवी देख रहे हैं, मोबाइल में न्यूज़ देख रहे हैं, अखबार में पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके प्रति हमारी चेतना नहीं जग रही कि उससे हमारा क्या नुकसान होने वाला है, क्या नुकसान होगा। बम छूट रहे हैं, आने वाले दिनों में और बड़े बम छूट सकते हैं, और कभी एटॉमिक बम अगर छूटा तो क्या होगा, दुनिया का क्या होगा, हमारा क्या होगा। इसलिए कि हवा, दिल्ली की हवा दिल्ली में नहीं रहती, वो झारखंड तक पहुंचती है, और झारखंड की हवा दिल्ली तक पहुंचती है। वो तो लेकर के आएगी बीमारियां भी और हमारे लिए खुशी भी। तो हम अपने जंगलों को, अपने नदियों को अगर नहीं बचाते, अपने खेत नहीं बचाते हैं, अपने पहाड़ नहीं बचाते हैं, कौन बचाएगा इसको? कहीं सवाल उठता है क्या? जब हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो कोई सवाल उठता है क्या? सवाल उठना और फिर उसके हिसाब से काम करना, जी। ये भी बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ इन चीज़ों पे बहस करें और इन चीज़ों के बारे में बात करें, ये होता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं नहीं होता, इन चीज़ों के विषय में हम बात किया करते हैं। अगर एक यूक्रेन में वॉर हो रहा है तो उसका क्या असर हमारी देश पे पड़ रहा है, बिल्कुल। क्या ये किसी तरीके से हमें एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ लेके जा रहा है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब जिसकी बात हम करते हैं, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? और ये आज नहीं तो कल, जैसा आप कह रहे थे, ये फ्यूजन और फ्यूजन जो हम लोग पढ़ते हैं साइंस में, ये एक ना एक दिन हम तक लेकर के आएगा। हिरोशिमा नागासाकी के अगर हम इंस्टांस को देख लें तो अब 3rd से 4th जनरेशन आ गई है, और ऑर्गन्स में उनके प्रॉब्लम हो गए हैं, उनके डीएनए में चेंज हो गया अपने है। यहाँ सब जगह है। सबके वो में प्लास्टिक मिल रहा है, हार्ट के सही ब्लड है, में प्लास्टिक मिल रहा है। तो ये चीज़ों पे बातें हो रही हैं, रिसर्च हो रही है, पर अब हम इसको लेकर के इससे बाहर निकलें। मतलब कि अब इससे, जैसे हम ये जो दिल्ली में पोल्यूशन लेवल बढ़ता है, कारण क्या है हमें पता चल चुका, फिर भी इस साल नहीं ना पता pollution चला, level बढ़ गया। नहीं ना पता फिर से चला, खेतों हम को उसको वैसे ही मानने के लिए करा दिया। तैयार नहीं है। हमने, जैसे रश्मि जी ने कहा कि G20 हुआ तो हमारी सड़कों पर स्वच्छता और गवर्नेंस दिखा, तमाम दुकानों के सामने पर्दे टांग दिए गए थे कि वो जी, दिखे जी, दिखे दिखे नहीं। आप किसको छुपा रहे हैं? बिल्कुल किससे मुंह छुपा रहे हैं भाई? बिल्कुल सही बात है नहीं, जी, आपने बिल्कुल अब ठीक गरीबी को बात कर रहे गरीब हैं, हटाओ। आप गरीब हटा रहे तो हैं, वही कह रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं? पर्दे लगा दिए, आप डिग्रियां बांट रहे हैं, तमाम लोगों को 8 से 14 साल में स्कूल में ले आए, बड़ी संख्या आई, जो ये मंजू जी ने कहा, बड़ी संख्या आई। आप उनको दे क्या रहे हैं? टीचर है नहीं, वोकेशनल क्लास आप चला रहे हैं, और ये जो टेम्प्रोरी जो जाते हैं टीचर, उनको इंस्ट्रक्शन है कि भाई सबको पास कराना है, नहीं तो हमारे यहाँ कौन आएगा? अब वो 500-400 रुपए की लालच में सबको पास करा रहे हैं। तो आपका लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, एनरोलमेंट रेट क्यों बढ़ रहा है? नहीं, वही तो बोले हम, क्वालिटी नहीं है, खूबसूरत हो रहा है। क्वांटिटी सिर्फ बढ़ गया, क्वालिटी है ही नहीं। अनंत कुमार जी, हम इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद अच्छे के लिए कुछ सोच सकते हैं। अच्छे के लिए क्या हो सकता है? छोटे छोटे जगहों पर हो रहा है, सीमन उरांव से लेकर कई लोग हैं जो छोटे छोटे जगहों पर काम कर रहे हैं और वो मॉडल बन रहे हैं। लेकिन सरकारें जो गवर्नेंस में है, उस मॉडल को बड़े पैमाने पर अगर एक्सक्यूट करें, इम्प्लीमेंट करें, तब उसका प्रभाव दिखेगा। नहीं तो सीमोन उरांव रह जाएंगे। हम उनकी पूजा करेंगे आने वाले दिनों में कहीं बिठा करके, बस इससे बात आगे बनती नहीं है। क्योंकि आप रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, आप थोड़ा बताइए कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं। खेल में सचमुच में झारखंड अव्वल है, पूरी दुनिया में नाम है इसका, हॉकी में तो है ही, बाकी चीज़ों में भी है। अवसर मिलना चाहिए। हम ये मान लिए कि इनको अवसर नहीं है, और अवसर देने के लिए हम भटका रहे हैं, लटका रहे हैं, झटका रहे हैं, तो उससे बात बनती नहीं ना। अवसर देना है, कहाँ पर उसको खड़ा हो सकता है, कैसे ले जा सकते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि विकास लोगों की सहभागिता के साथ हो। यस, इंक्लूसिव। और अभी जो भी कार्यक्रम हम बना रहे हैं, कहते ज़रूर हैं कि वो सहभागी विकास का एक मॉडल है जहाँ पे लोगों की सहभागिता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम जो हैं वो सप्लाई ओरिएंटेड हैं, ऊपर से बनकर आते हैं, और जो शायद लोगों को स्वीकार्य नहीं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम ऐसे कार्यक्रमों को बनाएं जो सहभागी हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे कार्यक्रम आ रहे हैं, वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, वो पूरा सप्लाई ओरिएंटेड प्रोग्राम है। इट इज़ नॉट ए डिमांड जनरेशन, इज़न्ट इट? जब तक हम डिमांड जनरेशन की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक कोई भी विकास का मॉडल अपने आप में। लेकिन हम तो इसमें खुश हैं कि हमारे बच्चे करोड़ों का पैकेज पा रहे हैं। अगर मीडिया को उठा के देख लीजिए तो हर कैंपस का छपता है कितना करोड़ में वो बिका। अब खिलाड़ी जो है बिक रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण है कि जो एजुकेशन का मीनिंग बदल चुका है।
एजुकेशन का मतलब है कि लोग जागरूक हों, लोग सवाल कर सकें। आज का हमारा एजुकेशन है वो सिखा रहा है कि सवाल नहीं करना है, आपको पैकेज लेना है। पैकेज लेना है, ठीक है। और कहीं भी अब खासकर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है वो नॉलेज से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट पे है, कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट पे है। तो एजुकेशन से हम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। हमारे यहाँ वोकेशनल में कबीर जूते बनाते थे, कड़घा चलाते थे, और कबीर जो कह गए आज बड़े ज्ञानी ज्ञानी लोग उस पर मीमांसा कर रहे हैं। बिल्कुल हैं तो ये ज्ञान की बात थी नहीं। सूर क्या करते थे और सूरदास को आज हम याद करते हैं। ये सारी चीजें जिन लोगों के पास ज्ञान था उनको लेकिन उनसे सीखते नहीं हैं जी, कि हमको ऐसे ज्ञानी बनाना चाहिए, ये हम नहीं सीखते हैं। रहीम कितना पढ़े लिखे थे, कौन सी डिग्री थी रहीम खान खाना के पास? नहीं। तो हमारा जो शिक्षा का मॉडल है कहीं ना कहीं उसी में शायद हम अपने बच्चों को एक गलत मॉडल दे रहे हैं, रोड मैप ही गलत दे रहे हैं। और अगर गलत रोड मैप देंगे तो मुझे लगता है कि उसके लिए बच्चों से ज़्यादा शिक्षक जिम्मेवार हैं। नहीं नहीं, उससे नहीं, उससे मुल्क के लिए। हम तो मुल्क की बात कर रहे हैं, हम अपने स्टेट की बात कर रहे हैं ना। हम पहाड़ का मतलब अगर नहीं समझते हैं, पहाड़ का मतलब सिर्फ पत्थर होता है, कंक्रीट होता है, तो हमारे जैसा नीरा मूर्ख कोई नहीं है। बिल्कुल, हवाओं को वही रोकता है। तो शिक्षण संस्थानों से नॉलेज ट्रांसफ़र हो रहा है, तो नॉलेज ट्रांसफर सेंटर बन चुका है। कहीं भी विमर्श की परिपाटी खत्म हो चुकी है, इनोवेशंस की परिपाटी खत्म हो चुकी है। ये सारे शब्द हम लोग कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन कहीं नहीं कहीं मुझे लगता है कि इस पे गहन विचार करने की। CU में हमको लगता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सवाल जवाब के माहौल अभी बने हुए हैं क्या? जी। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ पर सवाल जवाब होता है, टीचर भी अच्छे से समझाते हैं। जी। जब तक हल नहीं मिल जाए तब तक सवाल जवाब चलता है, ऐसा है क्या? जी, मुझे लगता है कि शिक्षा में चाहे वो कोई विद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, सभी जगह ये प्रश्न पूछना और प्रश्नों का उत्तर देना, ये एक विमर्श जिसकी सर ने बात की, वो होना ही चाहिए, क्योंकि विमर्श के बाद ही हल निकलते हैं। और मैं उसी आपकी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए एक बात कहना चाहूँगी विकास के बारे में। तो विकास की जब भी हम बात करते हैं, सबसे पहले प्रश्न हमारे मन में आना चाहिए कि विकास किसके लिए। तो विकास की योजनाएं या प्लानिंग, पॉलिसी प्लानिंग करने से पहले सबसे ज़रूरी है कि हम विकास की बात किसके लिए कर रहे हैं, हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। तो एक व्यक्ति जिसको रोजगार नहीं मिला है, उसके लिए रोजगार का मिलना विकास का सूचक है। शायद उसके लिए चमचमाती हुई गाड़ियां, बड़े बड़े रोड्स, वो भी विकास हो सकता है, वो भी विकास हो सकता है। तो मुख्य धारा में जोड़ना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि हम किसके विकास की बात कर रहे हैं। हम हर घर में नल लगा देंगे, पानी आएगा कहाँ से? हमारे पहाड़ के नीचे, हमारे धरती के गर्भ में पानी है कितना? जब वो पानी सूख जाएगा तो पानी कहाँ से आएगा? नल में पानी जाएगा क्या? लेकिन कुआं तो हमको 12 मास पानी दे सकता था ना। नदियाँ हमारी जिंदगी भर पानी दे सकती थी ना। नदियाँ तो मर गई, कुएं ढक दिए गए, तालाब गायब हो गए, पानी कहाँ से आएगा? जंगल कट रहे हैं, अमेजन का जंगल जल रहा है, ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? ये सवाल तो है। मंजू जी, हम विकास की बातें करते हैं, केवल चमचमाती गाड़ी, मॉल, रोड, क्या वही विकास है? कोई भी देश का विकास उसका गांव के विकास से मेरे नज़र से जुड़ा हुआ है। वो गांव अगर डेवलप किया तो वो देश अपने आप डेवलप करता है। थर्मामीटर वही है, थर्मामीटर वही है। जापान की बातें करते हैं, चीन की बातें करते हैं। आज मेरा ITN बच्चा लोग विदेश चीन क्यों चला जाता है? मेरे पास उसके लिए कर्म भूमि है ही नहीं। मेरे नज़र में मेरे बच्चा के लिए वो कर्म भूमि है ही नहीं। वो विदेश में पैकेज लेके जाए, क्यों चीन का ITN बच्चा इंडिया क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं? हम गांव का विकास, रूरल डेवलपमेंट का बात करें तो पहले हम गांव का विकास, विशेषकर झारखंड की धरती के लिए, जो आयुर्वेद का जनक है, ट्राइबल सिर्फ आयुर्वेद पर ही जिंदा है, वो अभी तक एलोपैथिक पर गया नहीं। हर बीमारी के लिए, हर रोग के लिए दवा है उसके पास, उसको हमको देखना होगा। नहीं, हम तो कहते हैं कि वो बीमार ही नहीं पड़े, ऐसी व्यवस्था करिए ना, हॉस्पिटल बनाने ज्यादा बेहतर कि बीमारी ना पड़े। बीमारी नहीं पड़े, स्वच्छ खाना दे, पानी दे। थोड़ा बच्चों की तरफ चलते हैं। हाँ जी, बताइए। मेरा नाम शुभम केशरी है सर, मैं XISS रांची से हूँ। और मेरा सवाल आज का ये रहेगा कि जिस हिसाब से हम गांव की बात कर रहे हैं, गांव के विकास की बात कर रहे हैं, पर हम दूसरी ओर ये भी देखते हैं कि गांव एक अलग ही मोड़ ले रहा है।
जो पहले की पीढ़ी थी और जो अब की पीढ़ी है उनमें बहुत अंतर है, उनके सोच में अंतर है, उनके काम करने के तरीके पे अंतर है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में गांव का जो अस्तित्व है वो खतरे में है? क्या गांव गांव रहेगा या गांव बदल जाएगा? गांव से जो लोग गांव छोड़कर शहर की ओर जा रहे हैं ये सोचकर कि हमारा विकास हो, हमें कुछ जो सुविधा है वो मुहैया हो पाए, पर क्या ये करने से गांव जो छोड़ रहे हैं उन लोगों का भी विकास हो पाएगा? क्या वो शहर जा रहे हैं तो? बल्कि ये ना हो कि वो शहर जाके शहर में जो स्लम्स है उनकी आबादी बढ़ा रहे हैं। तो मेरा सवाल इसी बीच रहेगा, गांव और स्लम में। नेक्स्ट। मेरा नाम शाश्वत है और मैं XISS रांची से हूँ। मेरा यह प्रश्न है कि लोग विकास की बात करते हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम क्या ये पूछते हैं पहले उन लोगों से कि क्या यह सही में आपको चाहिए? ये हमारा एक देखने का नज़रिया होता है कि हम कहते हैं कि हम उन्हें नल दे देंगे, जल दे देंगे तो उनका विकास हो जाएगा, लेकिन सही में क्या वो चाहते हैं ये ऐसा होना? तो ये बहुत बड़ी समस्या है आज के दिन में। नहीं, इसके लिए तो मारामारी चल रही है। हमारे घर में नल लगा दीजिए ना, पानी कहाँ से आएगा, इसके लिए मारामारी नहीं हो रही है। क्या कि बगल से लग रहा है। समय लिमिटेड है इसलिए पूछते जाइए फटाफट। आप सभी को मेरी ओर से जोहार। मेरा सवाल है पैनल से। नाम? मेरा नाम अभिषेक तिर्की है, मैं रांची से हूँ। मेरा सवाल है, जैसे पैनल में डिस्कस हुआ स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, तो ट्राइबल्स में हमने ये देखा है कि बहुत सारी महिलाएं जो हमारी वुमेन्स हॉकी में भी अभी टीम में हिस्सेदार थी। अभी जैसे हाल में 2-3 दिन पहले गुजरात टाइटंस में रॉबिन मिंज नाम के ट्राइबल युवक ने अराउंड 3 करोड़ में उनका नीलामी हुआ। पहले ट्राइबल। हाँ, पहले ट्राइबल है। तो मेरा सवाल ये है कि कुछ ट्राइबल उठ रहे हैं, लेकिन कुछ ट्राइबल अभी भी उसी निचली स्तर पे है। तो उनके लिए एक हमारे झारखंड सरकार की तरफ से जो नियमें हैं वो अच्छी तरह से लागू नहीं हो पा रही है, तो उन्हें इम्प्लीमेंट करने में सरकार को क्या और सोचना चाहिए? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि एजुकेशन के बारे में जैसे बात हुई, तो झारखंड सरकार कैसे पॉलिसी को ये करे, क्योंकि हमारी एजुकेशन मिनिस्टर ही अच्छा से पढ़ी लिखी नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या मंत्री उनके लिए भी कुछ। आप नेक्स्ट। जोहार, मेरा नाम निशांत है, मैं रांची से हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं एज ए यूथ हमें देश का भविष्य देखा जाता है। क्या सरकार की नई पॉलिसियाँ हमारे विकास के लिए सही में सोच रही है? क्योंकि अभी जिस तरह हाल का ही न्यूज़ था कि कोटा में कितने बच्चे फांसी लगा रहे, पढ़ाई उनको मिली, उन्होंने अच्छी जगह से पढ़ा भी, फिर भी क्या ये पॉलिसियाँ हमारे लिए हैं? क्या हमारे लिए सोचा गया है इसके बारे में? नेक्स्ट। नमस्कार, मेरा नाम अंकिता है, मैं XISS रांची से हूँ। हम बात कर रहे थे कि करप्शन हमारे देश के विकास को रोक रहा है। तो सरकार बहुत सी चीज़ें करती है जो कि गरीब लोगों के लिए किया जाता है, हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, पर जो ऊंचे पद पे जो ऑफिसर्स होते हैं वो उन पैसों को खा जाते हैं और जिनके लिए ये सब किया जाता है उन तक वो पहुंच नहीं पाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको रोका कैसे जा सकता है? नेक्स्ट। और कोई है? नमस्कार, मेरा नाम अमित है, मैं डाल्टनगंज का निवासी हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमने बहुत सारे विषयों पर चर्चा किया अभी, परंतु मेरे हिसाब से एक विषय जो छूट गया वो है नशा। आजकल के यूथ में या युवा में नशा बहुत प्रचलित है और हम ये देखते हैं कि ये केवल गांव, शहर या गरीब या अमीर नहीं, ये सभी तबके के लोग नशे में लिप्त हैं। तो इस पर कुछ अगर चर्चा हो, आपका कुछ विशेष सुझाव हो तो वो बहुत। और कोई है? नमस्कार, मेरा नाम शांभवी दुबे है, मैं जमशेदपुर से आई हूँ। मैम ने बात किया क्वालिटी और क्वांटिटी एजुकेशन की, तो मैम मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है। तो मेरा प्रश्न ये रहेगा कि तकनीक कैसे शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में उसका क्या सहायता किया जाए? इसके लिए तैयारी करना होगा। नेक्स्ट ले लीजिए, माइक लीजिए पीछे से। जी नमस्कार, जोहार, मेरा नाम राकेश है और मैं देवघर से हूँ।
मेरा सवाल ये है, जैसे कि जिस प्रकार हम अभी बात कर रहे हैं कि हमने 2023 साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट में डिक्लेयर करा है, बट अभी भी उसके प्रति हमारे किसानों के लिए, किसानों के स्तर पे और चाहे कि अपने मेन स्ट्रीम लोगों के स्तर पे भी उसे अपनाना बहुत पीछे छूट रखा है। हमारे घर में हम बात करते हैं कि मड़वे की रोटी खाने से हमें इन चीज़ों में फ़ायदा होगा, हेल्थ में बेनिफिट्स हैं उसके, बट हमारे घर में आज भी हम गेहूं की रोटी खाते हैं। यहाँ तक कि हमारे रेस्टोरेंट्स या फिर किसी भी चीज़ें जो भी हमें दुकानें हैं उनमें किसी भी प्रकार की मेन स्ट्रीम में वो आज भी हमें उसको अपनाना में बहुत दूरी है उस चीज़ों में। तो इसके लिए हमें किस प्रकार से उन चीज़ों पे ध्यान रखना होगा ताकि वो चीज़ें आगे चल के। मेरा नाम हर्षिता सिंह है और मैं रांची से हूँ। मेरा सवाल भी मिलेट को लेकर ही है कि हम देखते हैं कि झारखंड में ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है मिलेट का, बट उसमें से ज़्यादातर प्रोडक्शन जो होते हैं वो दूसरे जगह उनको सप्लाई कर दिया जाता है, दूसरे कंट्रीज़ में या दूसरे स्टेट्स में उनको सप्लाई कर दिया जाता है। और हम जो यूथ हैं वो इस जब मड़ुआ का नाम आता है तो हम इस चीज़ से बहुत भागते हैं। उसकी रोटी भी जब जितिया के त्यौहार में बनती है तो हम शायद नहीं खाते हैं, बट वहीं अगर रागी के नाम से अगर कोई मोमोज आ रहा है तो हम वहाँ ज़रूर जाते हैं खाने के लिए। और ना सिर्फ इतना, हमारे किसान भी इस चीज़ को लेकर जागरूक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं गरीब भी देखते हैं कि हमें PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसके तहत हमें 2 रुपए में चावल मिल जाते हैं और वो सोचते हैं कि इतना ज़्यादा मेहनत वाला लेबोरियस वर्क वो नहीं करना चाहते हैं। तो इसका जो जागरूकता है लोगों के प्रति, यूथ के प्रति और किसानों के प्रति, ये हम कैसे कर सकते हैं? और कोई है? चलिए, आप लोगों में से जो जवाब देना चाहे, मंजू जी शुरू करिए। जो जवाब देना चाहिए इस सवाल का आपके पास है, क्वांटिटी क्वालिटी से लेकर गांव तक। एक लेवल है, बोलता है हम मड़ुआ खाएंगे। वो हम लोग में लगता है ना कि हम राइस खाएं तो एकदम पॉलिश वाला खाएं, क्यों घोड़ा और करहनी खाएं जो मोटा अनाज हो, गरीबों का खाना है। आज भी इंडिया का ये है, मोटा अनाज गरीब खाता है। आज शुगर पेशेंट को क्या बोलता है, मोटा अनाज खाइए, जो बहुत पुराना चावल है, वो पहले सरकार देती थी पर बोलता था वो गरीब का खाना है। उसको पहले बदलना होगा। मड़ुआ कौन खा रहा है? लेबर खाता है। मोटा अनाज कौन खाता है? लेबर खाता है। हम पॉलिश चावल खाएंगे। वो चावल है ही नहीं, पर वो सोच को सबसे पहले बदलना होगा। जैसे आप लोग बोले, वो सोच को बदलना होगा। हमको गर्व से टिफ़िन लंच बॉक्स में लाना होगा और मड़ुआ रोटी को दिखा के खाना होगा, ये है मड़ुआ रोटी। तब हम उसको बदल पाएंगे। क्यों आज मक्की की रोटी और सरसों की साग बोला जाता है गर्व से? हम क्यों नहीं मड़ुआ का रोटी और कटहल का सब्जी का बात करते हैं, जो झारखंड का सबसे मेन खाना है? कटहल का सब्जी बना के देखिए, कटहल को काट के देखिए, कितना मेहनत है। वो सरसों दी साग और मक्की की रोटी से ज़्यादा रिच है और ज़्यादा मेहनत का खाना है। हमको दिखाना होगा, यूथ को दिखाना होगा। हर स्टूडेंट अगर ले आए टिफ़िन में मड़ुआ रोटी और घूम के खुशी से खाए तो कल उसका प्रचार हो जाएगा। मैं रश्मि जी जी मिलेट पर मैं थोड़ा सा बताऊं आप लोगों को। मिलेट को बाजार ने छीन लिया था, फैक्ट यही है, और मिलेट को गरीबों का खाना बता दिया था। ठीक उसी तरह से जैसे कि फटे हुए कपड़े को गरीबों का वस्त्र हुआ करता था, आज हम फैशन में पहन रहे हैं फटे हुए कपड़े। अमीर लोग फटे हुए कपड़े पहनते, यानी गरीब से गरीबी भी छीन ली। किन लोगों ने? अमीरों ने। कोई फटा हुआ कपड़ा खरीद के नहीं पहनता, जैसे ही उस पर नजर आती है, गरीब हो क्या जी फटे हुए पहने। लड़के से लड़कियां तक फैशन में चल रही हैं, इसलिए कि हमारा रोल मॉडल पॉलिटिकल लोग नहीं रह गए, हमारा रोल मॉडल फिल्म के लोग हैं जो फटे हुए पहन करके आते हैं। हम गर्व करते हैं कि 5,000 रुपये में हमने खरीदा है, बुलेट से छेद है इसमें, देखो ना, खुश हो जाते हैं। उसी ढंग से मिलेट, जिसमें कि सबसे ज़्यादा मिनरल्स हैं, सबसे ज़्यादा विटामिन्स हैं, बड़ी चालाकी से बाजार ने छीन लिए। जो मिलेट आज भी गांव में 12 से 14 रुपये मिल रहा है, वही अमेजन पर आपको 100 रुपये से लेकर 150 रुपये में मिलता है। हम 100 रुपये से 150 रुपये में रागी खाते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग तो नाम भी नहीं जानते कि बाजरा क्या होता है, चीना क्या होता है, साठी क्या होता है, नाम ही पता नहीं है। इस पीढ़ी को तो पता ही नहीं है, देखा ही नहीं, फर्क नहीं कर पाएंगे गेहूं और जौ क्या होता है, जई क्या होता है। उस बाजार से अब लगा कि लोगों को अगर सचमुच स्वस्थ रखना है तो यह अब जरूरी है कि मिलेट की तरफ भागो। और मिलेट का सबसे बड़ा खासियत ये है कि झारखंड जो पठारी प्रदेश है, कम से कम पानी में मिलेट उपज जाता है। अब बाजार भी दिखा है कि वहाँ मार्केट है हमारा, तब सरकार जोर दे रही है कि नहीं भाई आप लोग आइए, हम इसके लिए प्रोत्साहन राशि देंगे। जरूरत नहीं थी, छीनना ही नहीं था,
जिन सरकारों ने छीना वो गलती की है। तो ये मिलेट का है, हम बाकी चीज़ों पर आएंगे। रश्मि जी। जी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। श्रेय अन्न के बारे में बात की और बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि कोई भी चीज़ जब हमें वाया पाश्चात्य वेस्टर्न सोसाइटी से वाया होकर आती है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हम दूध नहीं पीते, हल्दी दूध नहीं पीते घर में, लेकिन वो जब टर्मरिक लाते बनकर हमारे सामने आता है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। हम हॉर्लिक्स पीते हैं ना भाई, जौ का सत्तू है, वो चीनी मिलाया हुआ है, फिर थोड़ा सा प्रोसेस किया हुआ है, यही है ना। आप पढ़िए उसको, हॉर्लिक्स पढ़िए और वो क्या नाम है, बॉर्नवीटा पढ़िए, कौन सी का बना हुआ है। जी। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगी कि तकनीक किस तरह से एजुकेशन को, शिक्षा को प्रसारित करने में मददगार हो सकती है। तो मैं आपने बहुत अच्छी बात बताई, ग्रास रूट रियलिटी बताई कि किस तरह से कोरोना काल में बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं थी डिजिटल डिवाइसेस की, इसलिए वो शिक्षा से वंचित रह गए। कोई भी इस तरह के चैलेंजेस आते हैं तो हमें कुछ सीख देकर जाते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि तकनीक का प्रयोग कोरोना काल ने हमें बहुत हद तक कुछ लर्निंग्स भी दी। जैसे कोविड पीरियड में हम सोचते भी नहीं थे हाइब्रिड मोड क्लासेस के बारे में, लेकिन हमने वो प्रैक्टिस किया। तो कहीं ना कहीं क्योंकि स्मार्टफोन की रीच बड़ी है आज, हाउस होल्ड में, गाँव में भी स्मार्टफोन लोग यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत हद तक हमारी शॉपिंग से लेके एजुकेशन तक, ई बैंकिंग तक सारी चीज़ें मोबाइल पर शिफ्ट हो चुकी हैं। तो ऐसे में निसंदेह एजुकेशन में टेक्नोलॉजी एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है बजाय इस, लेकिन हमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ें ध्यान रखने वाली वो है एक्सेसिबिलिटी हो हमारे पास तकनीक की। और साथ में मैं यहाँ कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं मास कम्युनिकेशन पढ़ाती हूँ, कि केवल हमें एक्सेसिबिलिटी पर बात नहीं करनी है कि टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में आ जाए, उसके साथ साथ हमें यह भी सोचना है कि जो टेक्नोलॉजी है उससे जुड़े क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। क्योंकि जैसे ही हमारे हाथ में स्मार्टफोन आया, टेक्नोलॉजी आई, उसके साथ साथ बहुत हद तक हमारे पास इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर भी आ गया, यानी फेक न्यूज़ भी आ गई। कोरोना में हमने देखा कि किस तरह से लोग भ्रमित चीज़ों में आकर, झांसे में आकर बहुत तरह के चीज़ें ऐसी कंज्यूम कर रहे थे जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। अभी भी हम देखते हैं कि किस तरह से फ्रॉड होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, क्योंकि लोग अवगत नहीं हैं, उनके पास बेसिक इंफॉर्मेशन लिटरेसी नहीं है, सूचना साक्षरता नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी। हम आईए पर आएंगे, एआई पर आएंगे बाद में। पहले अनंत कुमार से सुनते हैं, लेकिन थोड़ी सी एक बात, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पढ़ाते तो ग्रामीण विकास हुआ है, लेकिन मैं गाँव से आता हूँ इसलिए थोड़ा सा अनुभव है। पहली पीढ़ी और आज की पीढ़ी में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि हर पिता को लगता है कि बच्चा अगर हमारा शहर नहीं जाएगा तो उसकी शादी नहीं होगी, लड़की लेकर के हमारे पास कोई नहीं आएगा कि शादी कर लो, और दहेज नहीं मिलेगा, शादी हो भी दहेज नहीं मिलेगा। तो इतना दिन से पाले पोसे हैं, बढ़ाए हैं, तो शादी कैसे होगी लड़के की। तो शहर में जाके गार्ड का काम करेगा, चपरासी काम करेगा, और बबुआ जो बबुआ शहर में काम करता है वहाँ 50,000 रुपया महीना मिलता, ले लिया अपना तिलक, थोड़ा कोई देखने आता है। पहले हजामीन जाते थे, लड़का लड़की के बारे में पता करते थे, तब आते थे, शादियाँ नहीं टूटती थी। मैं जहाँ बैठता हूँ, मीडिएटर हूँ, जहाँ बैठता हूँ, रोज़ शादी का केस 5 को केस आता है रोज़ डील करने के लिए। क्या है भाई, तो 6 महीने शादी के हुए, 10 साल से लिविंग रिलेशन में थे, 6 महीने शादी के हुए, शादी टूट गई, नहीं रहेंगे साथ में, मुआवजा दिलवा दीजिए, भरण पोषण दिलवा दीजिए, जबकि खुद नौकरी कर रही है, दोनों नौकरी कर रहे हैं, अच्छे पैकेज हैं। तो ये पीढ़ी में जो बाजार है, बाजार ने हमको पागल किया, मड़ुआ छीन लिया गरीब कह करके, लेकिन हमको फटा वस्त्र पहना दिया गरीब कह करके। अब कहता है कि तुम अमीर हो जाओ और उससे मिलेट ले लो। आपने कहा ना, एक ने सवाल का किया कि यह चला जाता है बाजार में। आपको पता है दूध बेचने वाले लोग जो दूध बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, उनका ज़्यादा पैसा स्मार्टफोन में जा रहा है। अपने पास भी स्मार्टफोन है, पति के पास भी है, बच्चे के पास भी है, उसमें चला जाता है। खाएंगे कहाँ से वो? तो मिलेट का जब ज़्यादा दाम मिलने लगेगा, कद्दू पहले नहीं आता था दुमका से, अब दुमका से कद्दू आ जाता है। सड़क बन गई नहीं, चमचमाती सड़क है, ओवरनाइट जर्नी है, 4 घंटे 6 घंटे में पहुँच गए, अपना बेच दिए, पैसा मिलता। हमारा बेटा भी जींस पहनेगा, वो फटा हुआ नहीं, मुकाबला करेगा। ये चीज़ है। तो पीढ़ी में सोच नहीं बदला है, बाजार ने बदलने को विवश किया है। कोई नौकरी हो जाए, कोई आदमी उसके गांव का नौकरी में है, उसके हाथ 4 बार पैरवी करेगा, बबुआ देखिए ना हमारा बेटा बा, देख लिए। तो ये जो है ना, यहाँ हमको सीखना है ट्राइबल से, हमको सीखना है गांधी से, जिस गांधी ने कहा कि कोई भी फैसला करते समय उस अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचो
कि तुम्हारे इस फैसले का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही होगा। जब आप मुल्क के बारे में सोचेंगे, मुल्क के लोगों के बारे में सोचेंगे, तो कभी गलत फैसला ले ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब सिर्फ अपने बारे में सोचें तो पैकेज की बात सोचेंगे। अनंत कुमार जी, आप लोगों के ज़्यादातर जो प्रश्न थे वो कहीं न कहीं सामाजिक या विकास से जुड़े हुए थे कि उन समस्याओं का समाधान क्या हो। मुझे लगता है कि जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो समाज से सामाजिक मूल्यों का क्षरण। स्कूलों से नैतिक शिक्षा खत्म हो चुकी है। आज हमारे समाज में हम लोग कह रहे हैं कि वृद्धाश्रम की ज़रूरत है। क्यों वृद्धाश्रम की ज़रूरत है? पहले तो ये नहीं था। सबसे ज़्यादा इसी की मांग हो रही है आजकल जी। पहले मांग हो रही है कि पहले जो ज़्यादा है स्कूलों में पंचतंत्र और बहुत सारी नैतिक शिक्षा का क्लास हुआ, जहाँ पे सिखाया जाता था कि बड़ों का आदर करना चाहिए, उनका केयर करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे मूल्यों से गायब हो गई हैं। हम इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं कि हम स्व और मैं से ऊपर कुछ सोच ही नहीं पाते। अपनी नौकरी, अपनी पैकेज। पहले एक व्यक्ति था, पूरे परिवार समाज के लोगों के लिए पढ़ाता था, लिखाता था, बदलाव लाने। वो घर जाता था ना, शहर में कमा करके घर देता था, दोनों मिला के घर चलता था, गांव में विकास होता था। तो जो नहीं पढ़ा उसको भी कुछ मिल जाता था। तो मुझे लगता है जो बात मैं पहले भी कह रहा था कि कहीं कहीं जो हमारा एजुकेशन का मॉडल है, जिसमें इतना ज़्यादा पैकेज की बात है और सक्सेस की बात है और सक्सेस का पैमाना बदला है, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो आप ही लोगों को सोचना शुरू करना होगा। अनंत कुमार जी, जब एक को 1 करोड़ पैकेज मिलेगा, दूसरे को 6,000 से ज़्यादा की नौकरी मिल ही नहीं सकती है ना। बिल्कुल, ये सोचना पड़ेगा। और जब उसको नहीं मिलेगी तो पेट तो उसका भी है ना, वस्त्र उसको भी चाहिए, खाना उसको भी चाहिए, तो वो अशांति उत्पन्न करेगा नहीं चाहते हुए भी। बिल्कुल, ये असल सवाल है कि उस 1 करोड़ के पैकेज से कितने का रोटी आप छीन रहे हैं। जब तक इस पर विमर्श नहीं होता है तब तो चलो भाई, हमारे बच्चे को तो 5 करोड़ रुपए का पैकेज मिल गया, वो तो ले लिया, गूगल ने ले लिया, अब क्या पूछना है, पूरा चांदी ही चांदी। जी सॉरी। हाँ, तो हम सब लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो हम गाँव की तरफ नहीं जाना चाहते। ग्रामीण प्रबंधन पढ़ के भी हम UN या CSR की तरफ जाना चाहते हैं। गांव में तो कोई जाने को तैयार है नहीं। तो हमेशा ये सवाल पूछना कि ये बदलाव कौन लाएगा, मुझे लगता है कि ये जिम्मेवारी आज की यूथ की ही है कि वो ये जिम्मेवारी ले कि वो अपने जीवन में और अपने आसपास के लोगों के जीवन में वो कैसे बदलाव लाएगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सोचने की ज़रूरत है कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने सोसाइटी को। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये सोचने लगें तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम करप्शन या ये सब बातें आप लोगों ने कही, सवाल है कि क्या हम ईमानदार बन सकते हैं? हमारे मूल्य क्या हैं? आज हमारे थोड़ा सा उसमें ऐड कर दे कि हमको लगता है बेटी के समय जब दहेज देना पड़ता है बहुत खराब लगता है, लेकिन लेने में बहुत मज़ा आता है। तो बेटी को दहेज देना मजबूरी हो सकती है, लेकिन लेने में तो हम मना कर सकते हैं ना। पढ़ने लिखने का क्या मतलब है? सबको यह जानता है, हमारे दर्शन क्या है कि किस्मत में जितना होगा उतना ही मिलेगा, यह है ना। तब भी हम दूसरे का लेके अमीर बन जाना चाहते हैं। तो ये अगर हम नहीं सोचते, खुद आगे नहीं बढ़ते हैं खुद करने के लिए। अनंत कुमार जी, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ तक पॉलिसीज़ की बात है, अगर आप देखें कि हमारी सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, उन पॉलिसी लूप होल्स को जब तक हम लोग एड्रेस नहीं करेंगे, जहाँ दहेज की बात आई, आजकल कन्या समृद्धि योजना है, ठीक है, उसमें ये है कि भाई शादी की, लड़की की शादी के समय आपको इतने पैसे मिलेंगे। लड़के वाले भी कह रहे हैं कि आपको तो पैसा मिल रहा है, आप दे दें। इज़न्ट इट? आपको ऐसा कोई योजना लड़कों के लिए भी लाना चाहिए कि उनकी शादी के लिए भी आप देंगे। इज़न्ट इट? तो कुल मिला के अगर आप देखें तो पूरा हमारा जो सामाजिक ताना बाना जो है वही कहीं ना कहीं बिखर गया है। और वैसी स्थिति में समाधान जो है सिर्फ सरकार की तरफ नहीं है, समाधान जो है शायद समाज में हर किसी को ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि वो अपनी तरफ से उसमें क्या योगदान दे सकता है। जैसे वृद्धाश्रम की बात हम लोगों ने कही, आप दुनिया में देखें कितनी समस्याएं हैं। आज सबसे बड़ी समस्या जो है जलवायु परिवर्तन का है,
उससे शायद पूरी दुनिया और हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उससे दूसरे प्रभावित हैं। आपको ये समझना चाहिए कि अगर यूक्रेन और रूस में हो रहा है तो उसका प्रभाव आपके यहाँ भी पड़ेगा, आपके यहाँ भी एनर्जी के कॉस्ट बढ़ेंगे। तो हम लोग तब तक अपने को बचाए रखते हैं तब तक जब तक कि डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट ना पड़े। आप देखिए पूरी दुनिया में तानाशाही बढ़ रही है, लोकतंत्र को खतरा, कहाँ पे कहीं हलचल है, कहीं कोई हलचल नहीं है। रांची के सड़कों पे तो कहीं कोई विरोध नहीं, कहीं हलचल नहीं है। तो शायद इन मुद्दों को लेके हम जागरूक नहीं हैं या हम ये सोचते हैं कि ये हमारा मुद्दा है ही नहीं, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि वी आर लिविंग इन ए ग्लोबल विलेज। आज बाहर में जो हो रहा है कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारे खुद के जीवन पे भी पड़ेगा। हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें कही जा चुकी हैं, बहुत कुछ अब मेरे पास है नहीं बोलने के लिए। किसी ने बात की थी करप्शन को लेकर के, तो इतना आसान नहीं है उसको निकालना, वो हमारे खून में हमारे साथ दौड़ रहा है, पर कोशिश किया जा सकता है कि हम इसे कम करें। कहीं ना कहीं मुझे लगता है जितना हम डिजिटलाइजेशन ऑफ करेंसी, डिजिटल ट्रांजैक्शन पे जाएंगे, चीज़ें ज़्यादा दिखनी शुरू हो जाएंगी, तो कोशिश किया जा सकता है। और एक बार में ये नहीं कह सकते कि तुरंत से करप्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, पर अगर एक शुरुआत हम करेंगे तो शायद आने वाले समय में वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि करप्शन फ्री मानी जाती हैं, वहाँ पे अगर आप जा करके देखेंगे तो कम्प्लीटली डिजिटलाइज है, तो हर एक ट्रांजैक्शन दिखता है, तो आपको पता है कि किसके पास कितने पैसे हैं, कहाँ से आए हैं और कैसे जा रहे हैं। तो मुझे एक ये रास्ता दिखाई देता है। किसी ने बात की कि हमारे जो युवा हैं वो गाँव से निकल रहे हैं और बाहर चले जा रहे हैं, गाँव में लोग रहना नहीं चाहते हैं, तो ये तो एक सोशल टबू वाली बात हो गई कि जो गाँव में रहते हैं उनकी सोच अलग है, शहर आने से आपकी सोच अच्छी हो जाएगी। तो इसके लिए भी सोचने की बात पड़ती है कि हम गांव की ओर जाने की बात अगर कर सकते हैं, अगर वहाँ पे हम कुछ ऐसे लाइवलीहुड ऑप्शंस डेवलप कर दें, वहाँ पे लोगों के बीच ऐसा काम करना शुरू किया जा सके कि लोग आए। जैसे अभी हम मिलेट को लेकर के बात कर रहे थे, बात है कि वो किसान जो रागी अगर उपजा भी रहा था, अब वो आ गया है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ, वो कमर्शियल क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर रहा है। ब्रोकली प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, फूल गोभी की जगह पे आपको हरी गोभियाँ दिखाई दे रही हैं। ऐसे जो ट्रांजिशन कर चुका है, अब उसको वापस वहाँ तक लेके जाना, जिन्होंने कमर्शलाइजेशन के ऊपर ध्यान दे दिया है। अफीम की खेती भी कहीं ना कहीं अब झारखंड में दिखाई दे रही है, और ये एक बहुत बड़ी बात हो रही है कि अगर हमारे झारखंड में ये दिख रहा है, ये जो नशा की बात हमारे जो जमीन है, जो खेत है, वो बंजर हो जाएंगे, लेकिन वो जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट हम देखते हैं ना कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट में अच्छे पैसे आ गए, फिर लॉन्ग टर्म हम बेनिफिट को नहीं सोचते हैं, फिर हमारा लैंड, सॉइल सब इशू होना शुरू होगा। और फिर वही होता है, जब आप यहीं उपजाएंगे, यहीं अवेलेबल होगा, तो आप कितना लीगली उसको करेक्ट कर पाएंगे। आप ई सिगरेट्स के साथ काम कर रहे हैं, अब टोबैको की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इतना रिफाइनमेंट हो रहा है कि हमारे यूथ को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती कि सोशल मीडिया बिल्कुल गलत है, मैं इसको नहीं फेवर करती हूँ। सोशल मीडिया से कई अच्छी चीज़ें भी जानने को मिलती है, देश विदेश में कई चीज़ें हो रही हैं जो अच्छी चीज़ें हो रही है जिसे हम जान पाते हैं। पर प्रॉब्लम है कि ये हमारी भी साइकोलॉजी है, हम सब की होती है कि जो अट्रैक्टिव लगता है हम उधर आगे बढ़ जाते हैं। तो कई बार गलत चीज़ें जो होती हैं वो हम पहले ले लेते हैं, और फिर क्या होता है, वो जीवन शैली हमारी बदल जाती है। मैं कई बार इनको कहती हूँ कि ये निशाचर जेनरेशन है, मैं क्लास में बोलती हूँ। आप 1:30 बजे रात, 2 बजे रात में अपने बच्चों को पाएंगे कि ये जगे होते हैं, पर जगे हैं तो कर क्या रहे हैं, ये पढ़ नहीं रहे हैं, वो स्क्रॉल कर रहे हैं मोबाइल में, इंस्टाग्राम चल रहा है, सोशल मीडिया हैंडल चल रहे हैं। सोशल मीडिया हैंडल में भी आप कितने कंस्ट्रक्टिव चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं इंस्टा हूँ, ट्विटर पे हूँ, फेसबुक पे हूँ, मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं दिखता। मैं भी हूँ, मैंने भी कई सारी चीज़ों को सब्सक्राइब करके रखा है, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि हम बस हार्ड कॉपी बुक खोलें। आज ही हमारी बात हो रही थी कि हम सॉफ्ट कॉपी बुक भी तो खोल सकते हैं, कई सारे रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं। हमारी जनरेशन लाइब्रेरी में जाके बैठ करके पढ़ती थी, आपके पास वो चीज़ें आपके हाथ में है, आप बहुत आसानी से उन चीज़ों को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हमें कई जगहों पे जा करके खोज के ज़ेरॉक्स करके निकालना पड़ता था, जो टिप ऑफ योर फिंगर पे है। तो ये वाली बात बस हो जाती है कि वही जो हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं, विज्ञान वरदान में विशाल, यही कुछ ऐसे रास्ते हैं जिसके साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें शायद सुधरेगी, और नहीं बढ़े तो सही में कलयुग की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए 2-3 आप लोगों में से किसी को पता है दूध क्रांति किसने की थी? कहाँ से दूध आया, कहाँ से? किसी फैक्ट्री में बना क्या? गांव को उन्होंने जोड़ा। नहीं, विमेन कोऑपरेटिव्स। वो आप कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं आप करिए,
जो वो कर सकते उन्होंने किया, जो हम कर सकते हमने किया। मुझे लगा कि दहेज गलत है, मैंने दहेज नहीं लिया। मुझे लगता है जात गलत है, जात से हट करके शादी की। मुझे लगा कि धर्म के नाम पर किसी के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो हम अपना विभेद करते हैं, नाम के साथ कोई टाइटल नहीं लगाते हैं, कोई ऐसा चिन्ह नहीं धारण करते हैं जिससे पता चले कि हम किस धर्म की जाति से इफेक्टेड हैं। लेकिन हम जिनसे सीख सकते हैं, जैसे बुनियादी शिक्षा में क्या था, हर कोई अपनी सफाई, स्कूल की सफाई खुद करेगा। आज मीडिया के लिए खबर है, अगर किसी टीचर ने किसी बच्चे से साफ करवा दिया तो मीडिया के लिए खबर, बड़ी खबर, और टीचर को सस्पेंड कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा, जबकि वहाँ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई आदमी नहीं। और जब सफाई की व्यवस्था पार्टिकुलर व्यक्ति करेगा तो एक जाति बनेगी, और जाति बनेगी तो सब प्रेस रहेगी। हमारे ऑटोमेशन है ना भाई, ऑटोमेशन है ना, हवाई जहाज में तो ऑटोमेशन है ना भाई, हवाई अड्डे पर ऑटोमेशन है, बड़े बड़े ये जो बस टर्मिनल है वहाँ भी ऑटोमेशन। ये हम कर सकते हैं ना भाई, कि वही आदमी उसी काम को कोई भी आदमी कर सकता है। अगर ऑटोमेशन में है तो एक पाइप लिया, पाइप लेकर के फुहारा डाल कर साफ कर दिया। लेकिन हम बच्चे को स्वावलंबी बनना नहीं सिखाएंगे, हम बच्चे को बनाएंगे ठीक डिग्री लो और इतना का वो लो, तो खोजेगा कल हमारे घर में खाना कैसे बनेगा, दाई आएगी तो बनाएगी, दाई कहाँ से आएगी, तो एक जाति होगी जो दाई बनेगी नहीं। तो हम समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, बुनियादी चीज़ों से हम लोग दूर होते जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि फिर शायद कहीं वहीं पे लौटना पड़ेगा। जैसे एग्रीकल्चर में हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स खूब यूज़ किया, अब फिर से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं। लौटना बहुत कठिन है, इसलिए खेत आपके बंजर हो चुके हैं। आप याद करिए, सनई ढैंचा एक पौधा हुआ करता था, जिसको 3 साल के खेती के बाद खेत में डाल दिया जाता था, पानी में छोड़ दिया जाता था, एक फसल छोड़ दिया था, सड़ता था, और उसके बाद वही उर्वरक बन जाता था। तो उसी तरह से शायद कहीं ना कहीं इतने आगे ना निकल जाएं कि लौटना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिर से किताबों के पास जाना ही पड़ेगा। पुरानी सोच हो सकती है, लेकिन हम लोग बहुत समय बाद एहसास होता है। आज की तारीख में ऑर्गेनिक फार्मिंग इतना कॉस्टली हो गया है कि जो चीज़ें आपको 20 रुपये मिलते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें 40 रुपये में मिल रही हैं, इज़न्ट इट। तो कहीं नहीं कहीं जब हम अपने जड़ों से दूर जाएंगे तो इस तरह की समस्याएं होंगी। और मुझे लगता है कि मूल में जितनी भी समस्याओं की बात थी, उसमें यही है कि हम अपने जड़ों से दूर हो गए, अपने परिवार से दूर हो गए, इसलिए हम अपने सामाजिक मूल्यों से दूर हो गए, और वृद्धाश्रम की खोज कर रहे हैं हम लोग। पहले भी कही कि आज कितने घरों में लोग अपने बच्चों से बातचीत करते हैं, लोगों के पास समय ही नहीं है। हम झारखंड के गांव के बारे में बात कर रहे हैं, अपने स्टेट के बारे में। क्या होता है रोज कि झारखंड 2 किलो रुपया चावल दिया, उसी को बहुत बड़ा मुद्दा बनता है सदन में। वो क्यों नहीं बनता है कि उसको आप कृषि करने के लिए कुआं दीजिए, बांध बनाइए, कि वो खुद करे अपने से खेती। एक चींटी भी मेहनत करता अपना परिवार के लिए, तो फिर हम इंसान को 2 रुपया चावल क्यों दे? उसको क्या ज़रूरत है खेती करने के लिए, वो दीजिए। वो ज़मीन से कभी नहीं हटेगा, वो शहर की ओर कभी नहीं जाएगा। और वो जो खेती कर रहा है, आप गांव का हर बाजार में देखिए, मटर अभी 20 रुपया किलो है, वो सीजन में 20 किलो। आप उसको एक कोल्ड स्टोर बनाने का व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं, जो उसको हमेशा रखे, वो किसान को पैसा बने। हाँ, वो चीज दीजिए आप। वो शहर की ओर जाएगा नहीं। पढ़ा लिखा बच्चा, कोई आदमी अपना घर नहीं छोड़ना चाहता है, वो यंग ग्रुप भी नहीं आएगा, वो पढ़ लिख करके घर को कभी नहीं छोड़ेगा। वो समय हमारा खत्म हो रहा है, इसलिए हम थोड़ी सी बात करेंगे। इसीलिए हम एक यूथ को बोलते हैं विशेषकर, बीते साल को जो बीत गई सो बात गई, लेकिन नए साल में हम कुछ कर सकते हैं क्या? जो सुन रहे हैं, जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो कुछ कर सकते हैं क्या? इसी उम्मीद के साथ आप सबको नए साल की शुभकामना। जोहार, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।